हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। मैं नितेश। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ स्वर के बारे में। स्वर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बताऊं आपको बीएड जैसे प्रवेश परीक्षा आ रही है, अभी वीडियो री एग्जाम आ रहा है। आगे आने वाले एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी स्वर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैं वे करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है कि वो स्वर स्वर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको पहले उससे वो बता दूं कि कॉन्सेप्ट स्वर क्या होते हैं, स्वर से रिलेटेड उसके विभाजन कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में पहले मैं बता दूंगा और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगवा दूंगा। ठीक है। और ये क्लासेस जो है हमारी लगातार चलती रहेगी और सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यूट्यूब पर फ्री चलेगी। ठीक जी। और ये क्लासेस जो है हमारी फ्री रहेगी, अपने दोस्तों को भेजें इस क्लासेस के लिए जिससे कि वो लाभ उठा सके। ठीक है। ये मुख्यतः बीएड परीक्षा जो अभी होने वाली है उसके लिए लाभकारी होगी, और आगे आने वाले जो आपका वीडियो री एग्जाम है, वीडियो के एग्जाम आने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि स्वर क्या होते हैं। ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक। स्वर के बारे में बताना चाहूँ, स्वर से पहले बताता हूँ मैं आपको कि हिंदी हिंदी में जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसे कहते हैं भाषा। ठीक। भाषा होती है हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का तरीका। ठीक। क्या होती है? भाषा जो है हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का तरीका है। और जो भाषा शब्द है यह संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया। ठीक। क्या होगा? ये जो भाषा शब्द भाष शब्द से लिया गया है। ये जो भाष शब्द है यह संस्कृत का है। यह जो भाष शब्द है यह संस्कृत का शब्द है, जिससे हमें जो मिला है भाषा। ठीक। और ये जो भाषा शब्द बना है या भाषा बोल पा रहे हैं, यह वर्णों को जोड़कर बोल पा रहे हैं। जैसे मैंने बोला राम, राम वर्णों को जोड़कर बना है। ठीक है। जैसे मैं आपके सामने लिखूं राम, राम में एक स्वर का मेल है, एक व्यंजन का मेल है। तो यहां से हमें पता चलता है कि एक स्वर भी होता है और एक व्यंजन भी होता है। ठीक। तो मैं आपको बताने जाऊंगा कि स्वर क्या होता है या व्यंजन क्या होता है या स्वर तैयार कैसे होते हैं। ठीक। तो हम देखते हैं यहां से। ठीक। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। जैसे मैंने भाषा के बारे में बता दिया है कि भाषा जो शब्द है संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है। ठीक। और इससे आपका एक चैप्टर तैयार होता है जिसका नाम है वर्णमाला। आपसे सिंपल वे में पूछा जाता है कि भाई वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला की बात करूं मैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब कि यह दो चीजों से मिलकर बना है, वर्ण जमा माला। ठीक। माला का मतलब होता है गुथना। ठीक।
जिस तरीके से हम फूलों की माला बनाते हैं, फूलों को अलग अलग फूलों को एक साथ गुथते हैं, एक माला तैयार करते हैं, उसी प्रकार हम वर्णों को गुथते हैं एक साथ। वर्णों में क्या आते हैं आपके, वर्ण को हम जब बोलते हैं ना तो एक ध्वनि निकलती है, तो हम वर्ण को ध्वनि भी कह सकते हैं। तो आपसे सीधा पेपर में पूछा जाता है कि ध्वनि के प्रकार बताइए। क्या पूछा जाएगा आपसे कि ध्वनि के प्रकार बताइए, कि ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं। ध्वनि की बताऊं मैं आपसे कि ध्वनि दो प्रकार की होती है, या वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम स्वर और व्यंजन कहते हैं। ध्वनि को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। तो जैसे थंबनेल में भी लिखा है और मैंने बताया भी है कि मैं आज आपको स्वर बताऊंगा, और स्वर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको करवाऊंगा। ठीक, चाहे वो किस भी लेवल की परीक्षा हो, मैं लेके बेसिक टू हाई क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक, तो देखते हैं हम आगे की तरफ स्वर के बारे में। स्वर के बारे में बताऊं मैं आपसे, स्वर किसे कहते हैं। स्वर, स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, मतलब कि जिन्हें बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। ठीक, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले या लिखे जाएं। ठीक बच्चों, तो मैंने बताया आपको कि स्वर क्या होते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले या लिखे जाए उन्हें स्वर कहेंगे। ठीक, अब इनका विभाजन जो करते हैं, हम बताएं हम आपको, इनका विभाजन कई प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं बताऊंगा आपको कि स्वर का विभाजन कई प्रकार से कर सकते हैं, और मैंने ये भी बताया है कि स्वर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आज आपको करवाऊंगा। ठीक, और जो इसमें मैंने दूसरा भाग बताया था व्यंजन, तो व्यंजन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे या उसकी कॉन्सेप्ट क्लास जो होगी, मैं अगली क्लास जो लूंगा, नेक्स्ट क्लास लूंगा, उसमें मैं आपके कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। ऐसे ही मैं धीरे धीरे को हिंदी की जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी चैप्टर होते हैं, उनकी मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास करूंगा पहले, फिर उसके क्वेश्चन लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं बताना चाहूं स्वर को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, हम मात्रा के आधार पर बांट सकते हैं। ठीक, पहला पढ़ेंगे हम मात्रा के आधार पर विभाजन। इसके बारे में बताऊं मैं आपको, मात्रा के आधार पर विभाजन के बारे में। देखते हैं हम इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। ठीक, एक जो होता है आपका हर्ष स्वर होता है, हर्ष को मूल भी कह सकते हैं और एक मात्रिक भी कह सकते हैं। तो ये आपको दिख गया कि पहला जो होगा आपका हर्ष स्वर या मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर होगा। ठीक, दूसरे के बारे में बताऊंगा मैं आपको, दूसरा जो होगा इसे कहेंगे दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक। ठीक, तीसरा जो होगा आपका
इसे कहेंगे प्लुत स्वर। इसको कह सकते हैं हम त्रिमात्रिक। ठीक, त्रिमात्रिक। अब इन्हें एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक क्यों कहते हैं? कारण है इनका। हर्ष स्वर या मूल स्वर इन्हें कहते हैं जिन्हें बोलने में कम समय लगे, जिन्हें बोलने में कम समय लगे। ठीक, दीर्घ स्वर वे होंगे जिन्हें बोलने में दुगना समय लगे। और प्लुत स्वर वे होंगे जिन्हें बोलने में 3 गुना समय लगे। ठीक, कौन कौन से होंगे? जैसे मैं बात करूं ए, ठीक, एक बोलता हूं ए और एक बोलता हूं आ। ए, आ को बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है क्योंकि आ जो बनता है दो ए के मिलने से बनता है। ठीक, इसलिए इसमें दुगना समय लगता है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर ए, ऐसे ही हम छोटा ई कह सकते हैं, छोटा ऊ कह सकते हैं और रे कह सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार जैसे मैं लिखता हूं आ, मैंने बताया कि आ को बनाने में दो ए की जरूरत पड़ी। ठीक है, आ को बनाने में दो ए की जरूरत पड़ी, तो इसलिए इसे बोलने में या लिखने में दुगना समय लगेगा। बात करते अगले की, बड़ाई, इसे भी दुगना समय लगता है। एक होता है बड़ा ऊ, एक होता है ए, आए, ओ, औ। यह बोलने में 2 गुना समय लगता है। ठीक, बात करते हैं हम प्लुत स्वर की। ये वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में 3 गुना समय लगता है, मतलब कि दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय। ठीक, जैसे मैं लिखूं आपको हे राम। ठीक, या आपके, मैंने बता दिया मात्रा के आधार पर हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर। पढ़ते हैं हम आगे। एक होता है आपका जीभ के आधार पर। ठीक, जीभ के आधार पर विभाजन। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जीभ के आधार पर विभाजन। इसका हम विभाजन 3 भागों में कर सकते हैं। जैसे पहला है आपका अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है आपका पश्च स्वर। मतलब कि जो जीभ के अग्र भाग, मतलब कि आगे आने वाले भाग से बोले जाएं। दूसरा जो होगा मध्य स्वर, जो जीभ के मध्य भाग से बोला जाए, तो बीच वाले भाग से। तीसरा जो होगा आपका पश्च स्वर होगा, जो जीभ के अंतिम भाग से, मतलब लास्ट वाले भाग से बोला जाए। जैसे मैं लिखूं यहां पर अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा आपका पश्च स्वर। ठीक, अग्र स्वर मैंने बताया आपको कि जीभ का अग्र भाग से जो बोला जाए। जैसे मैंने बोला ई,
ए, तो ये आपके ई, ए, ये आपके अग्रभाग से बोले जाते हैं। ठीक, मैं बोलता हूं ए जो है आपका मध्य भाग से बोला जाता है, और बाकी जो स्वरों में बचे हैं वे बोले जाते हैं आपके पश्च भाग से। जैसे मैं बोलूं आ, ठीक, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक, ओ और औ, ठीक। इसमें एक और बचता है जिसको कहते हैं रे, ठीक। ये मैंने बताया आपको कि जीव के आधार पर हम स्वरों को तीन भागों में बांट सकते हैं। एक होगा आपका अग्र स्वर, दूसरा होगा मध्य स्वर, और तीसरा होगा पश्च स्वर। ठीक बच्चों, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं नेक्स्ट जो तरीका होता है, इसमें भी क्या होता है, एक सजातीय स्वर होते हैं, एक होते हैं विजातीय स्वर। सजातीय स्वर वे होते हैं जो एक जैसे स्वरों के मेल से बनते हैं, ठीक। और विजातीय जो होते हैं वे जो अलग अलग स्वर के मेल से बने, ठीक है। विजातीय स्वरों को हम संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि वे भी इसी तरीके से बनते हैं, ठीक। जैसे मैं बताना चाहूँ आपको, पढ़ते हैं हम सजातीय स्वर के बारे में। सजातीय स्वर जैसे हमने जो पढ़े थे ना दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर में कुछ ऐसे स्वर होते हैं जो सजातीय के अंतर्गत आते हैं, तो एक से होते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि में होता है आपका आ, ठीक। एक होता है आपका बड़ी ई, एक होता है आपका बड़ा ऊ, ठीक। एक होता है आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब इनका मेल कैसे होता है, मैं इसके बारे में बताना चाहूं। इसका मेल होगा आपका ए जमा ऐसे, इसका जो मेल होगा छोटी ई, और इसका मेल होगा छोटा ऊ जमा, इसलिए सजातीय है। एक होता है आपका विजातीय, स्वर। विजातीय स्वर में क्या होते हैं, जो इनसे अलग हो, एक जैसे ना हो। जैसे मैं बताना चाहूं आपको, एक होता है ए, ए, ओ, औ। अब इनका मेल कैसे होता है, इसका जो मेल होता है ए जमा ई से होता है, और इसका मेल होता है आपका ए जमा ए। इसकी बात करें, इसका मेल होता है आपका ए जमा ऊ से, और इसका मेल होता है आपका ए जमा, ठीक। ये आपके हो गए विजातीय। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब जो है एक होता है आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होता है, तो आपके विजातीय स्वर यही संयुक्त स्वर होते हैं। जैसे आपके सामने लिखा था मैंने ए, आए, ओ और औ,
इनके बारे में आपको बता चुका हूं पहले ही कि ए ओ औ ये कैसे बनते हैं, ठीक है। इसमें एक और स्वर आता है जिसे कहते हैं हम मुख की आकृति के आधार पर, ठीक है। यहां हम पढ़ सकते हैं कि ओष्ठ की आकृति के आधार पर पढ़ेंगे पहले हम। ओष्ठ की आकृति के आधार पर विभाजन, इसे हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक होता है आपका व्रतमुखी, एक होता है आपका अव्रतमुखी। ठीक, व्रत और अव्रत, इसमें क्या होगा, व्रत आपने देखा होगा एक सर्कल होता है, मतलब ओष्ठ जो होठ जो होते हैं, मतलब कि जिनको बोलने में गोल हो जाए, जैसे मैंने बोला ऊ, ओ, तो ये क्या हो जाएंगे आपके व्रतमुखी, और जो बाकी जो बचेंगे वे होंगे अव्रतमुखी। तो देखेंगे हम, ऊ, ठीक, ओ, ओ, ये आपके व्रतमुखी होंगे, और जो बाकी जो बचे हैं वे होंगे आपके अव्रतमुखी, जैसे ए, आ, ई, ए, आए, ठीक, ये आपके अव्रतमुखी के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने आज आपको स्वर के बारे में बताया थोड़ा सा, क्या होते हैं स्वर, और आगे आने वाली क्लासों में मैं इससे रिलेटेड और भी चीजें कराऊंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आपके कुछ समझ में आया तो देखेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम। तो आपके सामने पहले क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है बच्चों हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चों इसका जवाब दो। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था इसके बारे में जब शुरुआत करी थी क्लास की, कि हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है, ध्वनि के बारे में बताया था शुरुआत में ही। तो बच्चों दो इसका जवाब जरा, क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुका हूं शुरू में ही, मैंने आपको बताया था, पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर इसके थोड़े से क्वेश्चन लगवाऊंगा जो विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखते हैं हम। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है, मैंने बताया था ध्वनि को वर्ण कह सकते हैं हम, ये प्रकार आपकी होती है दो प्रकार की, ठीक है। का जो आंसर हो जाएगा दो, ठीक। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न कहता, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, ठीक। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था बच्चों इसके बारे में। तो बच्चों इसका थोड़ा जवाब दो, जल्दी से कमेंट करें इसका जवाब। तो देखो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। मैंने शुरू में बताया था आपको कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो ये भी ऐसे लिखा है, ठीक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वर्णमाला हो जाएगा। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन की तरफ।
आपके सामने एक क्वेश्चन और आया है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कहता है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहेंगे। तो बच्चों इसका जवाब दो। मैंने इसके बारे में शुरू में बताया था कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहेंगे। वर्ण के बारे में बताऊं मैं आपको। वर्ण मतलब कि या व्यंजन, ठीक है। अब मैंने बताया, मैंने एक लिखा कि भैया रे अ है। अब आप घर जाते हो तो आपके पिता, मान लो आप पढ़ते हो तो आप घर जाते हो तो आपके घर वाले पूछते हैं एक आध अक्षर पढ़ के आया है, कुछ नहीं आया, या ऐसे ही घूमने जाता है। तो वहां पर जो अक्षर जो होता है पढ़ने से मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पर जो वर्णों की बात करें तो यहाँ अक्षर से है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अक्षर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। तो बच्चों जल्दी से इसका जवाब दें, कमेंट करें इस क्वेश्चन को कि कौन सा स्वर नहीं है। मैं इसे शुरू में पढ़ा चुका हूं स्वर के बारे में, क्योंकि मेरा आज चैप्टर ही स्वर से रिलेटेड था। मैंने आपको स्वर का कॉन्सेप्ट बताया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगवा रहा हूं अब। और ये क्लासेस ऐसे ही रेगुलर चलती रहेगी, जो विभिन्न एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगी। और आगे आने वाले जैसे बीएड हुआ, बीएड एग्जाम जो हो रहा है, और आपका वीडियो री एग्जाम हुआ, या यूपी पुलिस हुआ, या एसएससी जीडी हुआ, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी ये, ठीक है। तो बच्चों इसका जवाब की बात करते हैं हम। ये कह रहा कौन सा स्वर नहीं है। तो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था इसके बारे में, ये हर्ष स्वर होगा, ये मूल स्वर या हर्ष स्वर ही होगा। और इसकी बात करें ये दुर्ग स्वर होगा, ये स्वर की श्रेणी में नहीं आता, ठीक। ये व्यंजन की श्रेणी में आता है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल बताऊंगा कि व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों जिसको पता है इस क्वेश्चन का जवाब दें कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो जवाब दे जल्दी से, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। तो बच्चों मैं बताना चाहूंगा आपको, मैंने बताया था कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो होती है 52 होती है। कितनी होती है? 52, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लास की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों इसका जवाब दो, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, कमेंट करें जल्दी से। तो देखते हैं इसका जवाब हम। मात्रा के आधार पर जैसे मैंने बताया था, मात्रा के आधार पर आपके हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, शुद्ध स्वर, याद आया। तो देखते हैं इसका जवाब जो होगा आपका 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि हिंदी भाषा में हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है। हिंदी भाषा में हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों जल्दी से इसका जवाब दो। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे मैंने पढ़ाया था शुरू में ही। कमेंट करें जल्दी से बच्चों इसका जवाब। तो बच्चों देखते हैं हम हिंदी भाषा में हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है। मैंने बताया था हर्ष स्वर कौन कौन से, ए, ई, उ और रे। ये कितने हो गए? 4। तो इनकी संख्या कितनी होगी? 4। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो जवाब दें बच्चों, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? इसके बारे में मैंने बताया था। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर वे होते हैं जिन्हें बोलने में हर्ष या मूल स्वर से दुगना समय लगे। याद आया? तो देखो बच्चों, इसमें कौन सा दीर्घ स्वर है? आपको मैं बताऊं, दीर्घ स्वर मैंने बताए थे आपको। कौन कौन से बताए थे? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक, ए, ऐ, ओ, ओ। इसमें ओ हैगा, ठीक, इसमें आ भी हैगा, ए भी हैगा। तो बच्चों कहोगे तो क्वेश्चन गलत है। अरे ये गलत नहीं है, मैंने आपको बताया था कि एक संयुक्त स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, ठीक। संयुक्त में क्या होता है कि दो अलग अलग वर्णों का मेल होता है, स्वरों का मेल होता है। और दीर्घ में क्या होगा? एक जैसे स्वर, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा तो एक जैसे स्वरों का मेल कराएगा? तो यहां पर देखते हैं कौन सा है। यहां पर इसकी बात करें, यहां पर ए जमा ओ के मेल से बना है ये, ठीक। इसकी बात करें तो हर्ष स्वर हो गया, मूल स्वर, ठीक। इसकी बात करें, यह तो संयुक्त स्वर हो गया। और बचा क्या? आ। हम ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, यदि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है या चीजें सीखी हैं तो हम इनका जवाब ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। तो बचा क्या? आ, क्योंकि यह ए जमा ए के मेल से बना है, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कहता है आपको, देखो बच्चों, क्वेश्चन कहता है कि किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो बच्चों इसका जवाब दें, क्योंकि मैं इसे पढ़ा चुका हूं। दीर्घ स्वर, तो आपके सामने दीर्घ स्वर अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, जिससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, ये सारे जो स्वर हैं दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो बच्चों देखो, इसका जवाब दो कि दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड तो मैं कई प्रश्न करवा चुका हूं। कमेंट करें जरा इसका जवाब। और मैंने कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। और ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ये बीएड में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन अन्य अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकती है। तो देखते हैं बच्चों, इसमें कहता है कि कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर मैंने बताया था आ, ये तो दीर्घ स्वर है। ई, बड़ी ई, ये दीर्घ स्वर है। ये बड़ा ऊ दीर्घ स्वर है। जो छोटा ई है यह मूल स्वर या हर्ष स्वर है, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ें इसे जरा, जवाब दें इसका कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो बच्चों इसका जवाब दें, कमेंट करें कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी सब अधिक समय लगता है। तो मैंने शुरू में ही बताया था स्वर के बारे में,
मात्रा के आधार पर मैंने स्वरों का विभाजन किया था। बच्चों जवाब दो इसका आंसर, कमेंट करें जरा इसका जवाब। तो उससे कहते हैं हम प्लुत स्वर, जिसे हम त्रैमात्रिक भी कहते हैं। ठीक, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो बच्चों इस तरीके के प्रश्न हम कई लगा चुके हैं। तो बच्चों इसका जवाब आप पहले दें, कमेंट करें जरा इसका जवाब। कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, मैंने बताया था, दो अलग अलग स्वरों के मेल से जो बने। ठीक बच्चों, और जो सजातीय स्वरों के मेल से बने वो संयुक्त स्वर नहीं होते। तो यहां पर मैं बात करूं, यो ए संयुक्त स्वर है, ओ संयुक्त स्वर है, ए संयुक्त स्वर है, जो ऊ है हमारा, यो कहते हैं इसे दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर। इसका मेल होता है ऊ जमा ऊ से। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से हो और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका तो बच्चों सभी जवाब देंगे, क्योंकि ये प्रश्न इतना आसान है, क्योंकि मैं शुरू में ही बता चुका था इसके बारे में, और यही कॉन्सेप्ट है आज हमारा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं। तो कमेंट करें इस क्वेश्चन का जवाब। इसमें दिख भी रहा होगा आपका, जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से हो। तो देखते हैं हम, स्वतंत्रता का मतलब मैंने बताया था, उन्हें स्वर कहेंगे। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपका कि निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। तो बच्चों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने जैसे बताया था कि आप ऑप्शन से भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैंने स्वर के बारे में इतनी सारी चीजें बता चुका हूं, क्वेश्चन लगा चुका हूं, कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो मैंने आपको यही बता दिया था कि हर्ष स्वर, संयुक्त स्वर बता चुका हूं, प्लुत स्वर बता चुका हूं। क्या द्वित के बारे में बताया कुछ, नहीं बताया ना। द्वित का मतलब होता है जो डबल बार प्रयोग हो। जैसे मैं आपके सामने दिल्ली लिख दूं, ये वैसे तो व्यंजन की श्रेणी में आएंगे, जिसे मैं आपको समझाऊंगा अगली क्लास में। ठीक बच्चों, इसे जानेंगे हम अगली क्लास में क्या होता है, और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, अन्य अन्य एग्जाम में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता। मतलब कि जो स्वर से अलग है। ठीक है, मतलब कि स्वर के रूप में प्रयोग नहीं करते उनको। और आप देख लो जरा, जो मैंने पढ़ाया है, क्या उससे लगाकर यहां पर बैठा कर देखेंगे, ऑप्शन से भी यदि लगाओगे तो आंसर आपका आ जाएगा। कमेंट करें बच्चों इसका जवाब। तो देख लेते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। ये क्या कहता है, ये नहीं कहते हैं अयोगवाह, ये आपके आते हैं अयोगवाह की श्रेणी में। अयोगवाह वे होते हैं जिन्हें बोल, मतलब कि जो ना तो स्वर होते ना ही व्यंजन होते हैं। कारण क्या है स्वर या व्यंजन ना होने का।
क्योंकि स्वर जो होते हैं स्वतंत्र प्रयोग किए जाते हैं, व्यंजन को बोलने में स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। ठीक है, व्यंजन को बोलने में स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। लेकिन इनके बारे में बताऊं, मैं आपके सामने लिख रहा था अंग। ठीक है, लेकिन तो आपका स्वर जो होता है तो ए होगा, लेकिन यह तो अंग कह रहा है। क्या यह स्वतंत्र प्रयोग हुआ? नहीं। लेकिन व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि व्यंजन में स्वर बाद में आएगा, यहाँ तो स्वर पहले ही है। तो इसलिए इन्हें अयोगवाही श्रेणी में रखा गया है। इन्हें कहते हैं हम अनुस्वर, इन्हें कहते हैं हम विसर्ग। ठीक बच्चों, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना ही व्यंजन में की जाती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, जस्ट पिछला ही क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका जवाब दो। जस्ट पिछला ही क्वेश्चन मैंने बताया है कि जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती है ना ही व्यंजन में की जाती है, से क्या कहते हैं? मतलब कि जिसे ना स्वर कहे ना ही व्यंजन की श्रेणी में रखा जाए, अभी बताया था जस्ट कि उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन थे स्वर से संबंधित। ठीक, अगली जो क्लास होगी हमारी व्यंजन से संबंधित होगी और उसका कॉन्सेप्ट होगा, उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा आपके सामने। ठीक, तो आपके आने वाले एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बच्चों हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करें, ठीक है, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाएं, जिससे कि वे सभी लाभ ले सकें। क्योंकि ये क्लास फ्री चल रही है, बिल्कुल फ्री, एक दिवसीय प्रतियोगिताओं के लिए बिल्कुल फ्री है, फ्री। ठीक है, और ये ऐसी ही चलती रहेगी, ये सभी एग्जाम के लिए फ्री होगी बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।